हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आइडिया इन्फ्यूजन। आज है आपका डे 9 ऑफ लर्निंग बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th। आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव। यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। ये चार चीज़ें आपको पता ही होंगी अगर आप चैप्टर 9 तक आ गए हैं। तो किस चीज़ की करते हैं इसके अंदर, फाइनेंशियल रिसोर्सेस यानी पैसा, पैसे से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनका प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना, ताकि हम बिजनेस के अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएँ, गोल को अपने अचीव कर पाएँ। क्या कहलाया जाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इट इंश्योर दैट फंड आर अवेलेबल, प्रॉपरली एलोकेटेड एंड एफिशिएंटली यूज फॉर मैक्सिमम रिटर्न। इसके अंदर क्या देखा जाता है, जितना भी हमारे पास पैसा है वो हमारे पास अवेलेबल हो, यानी कि हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी हो हमारी जेब में, और प्रॉपरली एलोकेटेड हो, यानी कि हर काम के अंदर ठीक अमाउंट के अंदर पैसा लगा हुआ हो। ये नहीं कि किसी काम के अंदर ज़्यादा हमने पैसा लगा रखा है और किसी काम के अंदर जितनी ज़रूरत थी उससे कम लगा रखा है। ठीक है, तो हर सारा पैसा ठीक तरीके से अलोकेटेड हो और एफिशिएंटली यूज़ हो रहा हो, मैक्सिमम रिटर्न, और हमने ठीक जगह लगा रखा हो जहाँ से हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले, प्रॉफिट मिले। ये पूरा प्रोसेस हमारा क्या कहलाया जाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। अब देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों की जाती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सबसे पहले तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ताकि हमारे बिजनेस के जो शेयर होल्डर हैं उनकी क्या नाम है, वैल्यू बढ़े। ठीक है ना, उनकी वेल्थ अच्छी हो। इस वजह से हम पैसों का ध्यान रखते हैं और पैसों को लोकेट करते हैं, ढंग से एफिशिएंटली यूज़ करते हैं। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, कोई भी बिजनेस चलता है तो वो क्यों चलता है, ताकि वो प्रॉफिट कमा सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। और पैसों का भी कोई ध्यान क्यों रखेगा, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके, हायर अर्निंग कर सके, और खर्चा उसका सबसे कम हो, खर्चा कम हो, मिनिमाइज कॉस्ट हो, और अर्निंग ज़्यादा हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो। इस वजह से भी हमें अपने पैसों का ध्यान रखना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। और तीसरा आ गया आपका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अलोकेटिंग फंड टू द मोस्ट प्रोडक्टिव एरिया। यानी कि पैसा तो है हमारे पास, मगर उन्हें सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव एरिया के अंदर लगाएं, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। अगर बेकार जगह पर पैसा लगा तो बेकार ही हो गया पैसा, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन उसका हो ही नहीं पाया। तो थर्ड आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फोर्थ होता है आपका इंश्योरिंग लिक्विडिटी, मेंटेनिंग सफिशिएंट कैश फ्लो फॉर डेली ऑपरेशन। लिक्विडिटी यानी कि पैसे के लिक्विड फॉर्म में होना, लिक्विड मतलब पानी नहीं, आपके पास कैश फॉर्म के अंदर पैसा होना। ठीक है ना, बैंक वगैरह नहीं, आपके पास इतना पैसा हो कैश फॉर्म में कि आप उसको खर्च कर सकें, कैश या फिर बैंक के अंदर आपके, यानी कि आपने उधार दे रखा है, कुछ कर रखा है, लिक्विड पैसा हो आपका वो। ठीक है ना, आपके पास इतना कैश फ्लो हो ताकि आप अपने डे टू डे अपने बिजनेस ऑपरेशन कर सकें। कभी इस इंसान के पास इतना ही पैसा नहीं है कि वो अपने रोज़मर्रा के बिजनेस ऑपरेशन कर पा नहीं पा रहा, तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे कि उस जगह की फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक नहीं है। फिफ्थ आता है रिस्क मैनेजमेंट, रिड्यूसिंग फाइनेंशियल अनसर्टेनिटीज़ एंड लॉसेस। ठीक है, ताकि हमारा लॉस कम से कम हो। फाइनेंशियल अनसर्टेनिटीज़ का मतलब यह होता है पैसे से रिलेटेड जितनी भी अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, रिस्क कम हो हमारी लाइफ के अंदर। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एंश्योरिंग लिक्विडिटी, एंड फिफ्थ आ गया आपका रिस्क मैनेजमेंट। अब आगे चलते हैं, मीनिंग हो गई, ऑब्जेक्टिव हो गई, आगे देखते हैं क्या है इम्पोर्टेंस, कि क्यों ज़रूरी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, हेल्प रेस कैपिटल फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि क्या नाम है, हमारे पास फंड जो है वो अवेलेबल हो, यानी कि पैसा हो हमारे पास। ये हमें किस में मदद करता है, कैपिटल। कैपिटल क्या होती है, बिजनेस को जितना चलाने के लिए पैसा ज़रूरी है, वो कैपिटल होती है। अब इंसान के पास सारा कैपिटल खुद नहीं होता, अपनी जेब से नहीं लगाता, वो अलग अलग जगहों से पैसे इकट्ठे करता है, कभी शेयर से, कभी डिबेंचर से, कभी कहीं से लोन लेकर। ठीक है ना, तो अलग अलग सोर्सेज देखना कि जिससे हमारे पास पैसा आ जाए और हमारी कैपिटल बढ़ जाए।
वो इस वजह से हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट ज़रूरी है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें इस काम में भी हेल्प करती है। दूसरा होगा ऑप्टिमम रिसोर्सेज एलोकेशन, ये हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज का क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा एफिशिएंट यूज़ हो हमारे उसका। और मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर वैल्यू, वही वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, आपका मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर वैल्यू, सेम चीज़ है। अगर स्टॉक के प्राइसेस बढ़ेंगे तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी आपकी कंपनी के ऊपर बढ़ेगा और वो और ज़्यादा आपकी कंपनी के शेयर खरीदेंगे। जब वो शेयर खरीदेंगे तो और ज़्यादा क्या होगी, आपकी वैल्यू बढ़ेगी कंपनी की। ठीक है ना। फोर्थ आ गया मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यानी कि हम फाइनेंशियली स्टेबल हों। मैनेज कैश फ्लो एंड वर्किंग कैपिटल इफेक्टिवली, यानी कि कैश फ्लो कितना और वर्किंग कैपिटल कितनी है उसको मैनेज करना। ठीक है ना। ये भी इम्पोर्टेंस है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। फिफ्थ, इनकरेजिंग साउंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। साउंड ये वाला साउंड नहीं है, आवाज वाला साउंड इन्वेस्टमेंट मतलब ठीक इन्वेस्टमेंट डिसीजन हम ले सके जो प्रॉपर हो। हेल्प इन इवेल्युएटिंग प्रॉफिटेबल वेंचर्स, यानी कि ऐसे जगह पर हम पैसा लगाएं जो प्रॉफिटेबल हो, हमें लॉस ना दें, हमें क्या दें, प्रॉफिट दें। ऐसी जगहों पर पैसा लगाना क्या कहलाया जाता है, इनकरेजेस साउंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, साउंड इन्वेस्टमेंट का हम डिसीजन ले सकें। सिक्स्थ होगा इंश्योर बिजनेस ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या इंश्योर करता है, ताकि हमारी बिजनेस की ग्रोथ हो और बहुत ज़्यादा बढ़े। ये हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है ना। तो जो हमारी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग होती है वो करने में ये हमें मदद करता है। सेवन्थ आ गया इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉस्ट एफिशिएंसी, प्रॉफिट बढ़े हमारा और खर्चा कम से कम हो। ठीक है ना, इसमें भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारी मदद करता है। अब फाइनेंशियल डिसीजन होते कौन कौन से, सबसे पहले आ गया इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसका दूसरा नाम क्या है, कैपिटल बजटिंग। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन या फिर कैपिटल बजटिंग बेसिकली होता क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन्वॉल्व अलोकेशन ऑफ फंड इन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एसेट, यानी कि हम कितना लॉन्ग टर्म के अंदर पैसा लगाएं और कितना शॉर्ट टर्म एसेट के अंदर पैसा लगाएं, वो क्या कहलाया जाता है, हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट यानी पैसा लगाना, तो कितना लॉन्ग टर्म में लगाया जाए और कितना शॉर्ट टर्म के लिए लगाया जाए, वो क्या कहलाया जाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब देखते हैं दो टाइप के आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं, कि आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एक होता है शॉर्ट टर्म। तो एक एक करके समझते हैं कि होता क्या है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग। ठीक है, याद रखिएगा आप, ये नाम क्या बोलते हैं इसे, कैपिटल बजटिंग। दीज इन्वॉल्व एलोकेटिंग फंड टू प्रोजेक्ट सच एज परचेजिंग लैंड, मशीनरी और एक्सपेंडिंग प्रोडक्शन। जो बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है हमारी, बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या हो गई, हमने कोई ज़मीन खरीदी, ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। कोई आपने बहुत महंगी मशीनरी खरीदी, ये भी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। आपने अपनी प्रोडक्शन का स्केल बढ़ा दिया, फैक्ट्री बढ़ा दी अपनी, ये भी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सारी ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है ना। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो छोटी चीज़ें हो, इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसको कैपिटल बजटिंग बोलते हैं, इसको वर्किंग कैपिटल डिसीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल डिसीजन। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ गई आपकी शॉर्ट टर्म में, कि कैश को कैसे मैनेज करना है, इन्वेंटरी को कैसे चलाना है और अकाउंट रिसीवेबल वगैरह देखनी है। शॉर्ट टर्म की चीज़ें जितनी भी होती हैं वो छोटे टाइम की, वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और बड़े टाइम की चीज़ें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ये किस किस चीज़ पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमारा अफेक्ट करता है, सबसे पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न, प्रॉफिट जनरेटेड बाय द इन्वेस्टमेंट, यानी कि एक जगह इन्वेस्टमेंट, एक ज़मीन है, एक लैंड वन है, एक लैंड टू है आपका, यहाँ से आपको साल के बाद 10 साल के बाद 5 करोड़ का प्रॉफिट मिलेगा, यहाँ से मिलेगा आपको 7 करोड़ का। तो कौन सा ज़्यादा बेहतर है, लैंड टू ना। तो हम देखते हैं इसके अंदर कि कहाँ से हमें ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है, तो इसके हिसाब से हम अपना डिसीजन लेते हैं। दूसरा हो गया आपका कैश फ्लो प्रोजेक्ट, द एबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट टू जनरेट कैश ओवर टाइम, कि मतलब किस तरीके से हमारी इन्वेस्टमेंट हर थोड़े टाइम के बाद हमें पैसे देगी, हमें फ़ायदा देगी। ठीक है ना, वो क्या कहलाया जाता है, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। रिस्क इन्वॉल्व, जिसके अंदर रिस्क सबसे कम हम वो लेंगे। फिर दोबारा से एग्जांपल लेते हैं, एक लैंड वन है, एक लैंड टू है। लैंड वन को खरीदने के अंदर रिस्क ज़्यादा है, लैंड टू को खरीदने के अंदर रिस्क कम है, तो हम क्या चूज़ करेंगे, लैंड टू चूज़ करेंगे ना। ठीक है, तो जिसके अंदर रिस्क कम होगा हम क्या लेंगे, उसी को इंक्लूड करेंगे। थर्ड हो गया आपका इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। आप सारी चीज़ें चेक करते हो कि पे बैक पीरियड, यानी कि कितने साल में। यहाँ से आपको मान लो लैंड वन से 5 साल के अंदर 5 करोड़ मिल जाएंगे, और यहाँ 7 साल के बाद 5 करोड़ मिलेंगे। तो आप क्या चूज़ करोगे, लैंड वन चूज़ करोगे। आप देखोगे कि किसमें जल्दी पैसा हमें ज़्यादा होकर मिल रहा है। एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, अब की वैल्यू देखोगे, मान लो अब ये 5 करोड़ दे तो रहा है, मगर ये अभी इसकी वैल्यू कितनी है, 1 करोड़ की, और इसकी कितनी है, 70 लाख की। तो आपका डिसीजन इस टाइम पर घूम सकता है, क्योंकि 30 लाख की बात है,
ठीक है ना। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, अब और सारी चीज़ें जो है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया की जो आपको चेक करने ज़रूरी हैं। अब दूसरा आता है आपका फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब क्या होता है? चूजिंग द बेस्ट सोर्स ऑफ फंड फॉर द बिजनेस, यानी कि कहाँ से हमें सबसे ज़्यादा पैसा उठाना है, कहाँ से पैसा उठाना है अपनी कैपिटल के लिए, वो क्या कहलाया जाता है? फाइनेंसिंग डिसीजन। ठीक है, चूजिंग द बेस्ट सोर्स, चूजिंग द बेस्ट सोर्स ऑफ फंड फॉर द बिजनेस। अब सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या क्या हो सकते हैं, कहाँ कहाँ से हम अपनी कंपनी के लिए पैसा उठा सकते हैं? सबसे पहला डेब्ट फाइनेंसिंग। डेब्ट फाइनेंसिंग का मतलब उधार लेना। सबसे पहले हम उधार ले सकते हैं ना, किससे? बैंक से उधार ले लेंगे, इशुइंग बॉन्ड या फिर लोन ले लिया। ये सब क्या हो गई? उधारी वाली चीज़ है डेब्ट फाइनेंसिंग। और इक्विटी फाइनेंसिंग के अंदर क्या होता है? शेयर कंपनी की शेयर होल्डर्स वगैरह और शेयर, ये सब चीज़ें क्या आएंगी? इक्विटी फाइनेंसिंग का पार्ट होंगी। थर्ड आ गया आपका रिटेन्ड अर्निंग, यानी कि आपने जो प्रॉफिट कमाया था पिछले साल वो दोबारा से इन्वेस्ट कर दिया। तीन ही तरीके से आप पैसे लगा सकते हो, या तो उधार लेके, या कंपनी के शेयर बेच के, या फिर दूसरा जो आपको पहले प्रॉफिट हुआ था उसको बिजनेस के अंदर लगा दिया। तो ये तीन मेन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं आपके। ठीक है, अब क्या क्या चीज़ें हमारे फाइनेंसिंग डिसीजन को बदल सकती हैं? ठीक है, वो होते हैं फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। सबसे पहला कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग। डेट इज चीपर बट इन्वॉल्व रीपेमेंट ऑब्लिगेशन। डेट सस्ता तो होता है, डेट ऐसा लगता है अरे ले लो उधार, मगर उसको चुकाने बहुत सरदर्दी का काम है। ठीक है ना, रीपेमेंट ऑब्लिगेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग हम भी इसके अंदर मेन जो है हमारा चेक करते हैं। अब इंसान के का उधार लेना से अच्छा है अपनी कंपनी के शेयर ही बेच दो। अब रिस्क एक्सपोजर। ठीक है, जितना ज़्यादा आप उधार लेंगे उतना ज़्यादा आपका रिस्क बढ़ेगा। उधार ले लिया, कंपनी नहीं चली, एक तो उधार भी है और वो भी है। अगर आपका खुद के पिछले प्रॉफिट होंगे तो आपका घाटा भी होगा, तो आप कहोगे चलो कोई बात नहीं, पैसा तो मेरा ही था। थर्ड होगा आपका कैश फ्लो पोजीशन। अ स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो अलाउ फॉर मोर बोरोइंग। अगर आपके पास कैश अच्छा है ना तो आप उधार ले सकते हो कि आप चुका दोगे, मगर अगर आपके पास कैश फ्लो ही नहीं है तो आपके लिए उधार लेना, डेट लेना ठीक नहीं है। कंट्रोल कंसिडरेशन। वही, अगर आपने कंपनी के शेयर बेच दिए ना तो आपकी ओनरशिप क्या हो जाती है? कम हो जाती है। शेयर होल्डर की आपकी कंपनी के ऊपर ओनरशिप आ जाती है, तो आपका कंट्रोल कंपनी के ऊपर कम हो जाता है। फिफ्थ आ गया मार्केट कंडीशन। अब बूमिंग स्टॉक मार्केट फेवर इक्विटी फाइनेंसिंग। जिस टाइम पर स्टॉक मार्केट बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, ऊपर जा रही है, उस टाइम के लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा? इक्विटी फाइनेंसिंग। इस टाइम पर शेयर कैपिटल के अंदर अपनी कंपनी को डाइल्यूट कर देना इज द बेस्ट थिंग। ठीक है ना, इस टाइम पर आदमी उधार नहीं लेगा, इस टाइम पर अपने शेयर बेच देगा कंपनी के। और तीसरा आ गया अब आपका डिविडेंड डिसीजन। हाउ मच प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर एंड हाउ मच इज रिटेन इन इन्वेस्टमेंट, यानी आपको होगा प्रॉफिट 5 करोड़ का। तो अब ये चूज करना कि इसके अंदर से कितना पार्ट हमें शेयर होल्डर्स को देना है और कितना पार्ट हमें री इन्वेस्ट करना है अपनी बिजनेस के अंदर। ये डिसीजन लेना क्या कहलाया जाता है? डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि डिविडेंड डिसीजन होता क्या है। अब टाइप ऑफ डिविडेंड पॉलिसीज हम देखते हैं। सबसे पहले होती है स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। रेगुलर डिविडेंड पेमेंट रिगार्डलेस ऑफ अर्निंग, यानी कि आपको डिविडेंड देना ही देना है। मान लो आपने डिसाइड कर लिया कि हर 6 महीने में आपको 5,000 रुपये डिविडेंड के देने हैं अपने शेयर होल्डर को। ठीक है, अब तो चाहे भले से आप उस महीने के अंदर 10,000 कमाए, 2,000 कमाए, 1 लाख कमाए, मगर आपको देने कितने ही होंगे? सीधे सीधे 5,000 देने होंगे। अगर नुकसान हुआ तब भी 5,000 देने, ज़्यादा फायदा हुआ तब भी 5,000 देने। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। की एक डिविडेंड डिसाइड कर लिया और एक टाइम पीरियड डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई ये डेट है, इस पर आपको इतने पैसे देने हो, तो फिर वो आपको देने ही पड़ेंगे। इसके अंदर ऐसा कोई सीन नहीं है कि मतलब कुछ अगर प्रॉफिट कम हुआ तो कम दे दिए, ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा दे दिए। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी है, जैसे आपको सैलरी देनी पड़ती है अपने एम्प्लॉयज़ की, ऐसे ही आपको डिविडेंड देना पड़ता है अपने शेयर होल्डर्स को। ठीक है, दूसरा आ गया कांस्टेंट पे आउट रेशियो। फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, यानी कि आपको जितना भी आपने डिसाइड कर लिया कि हम आपको जितना भी प्रॉफिट कमाओ उसका 2% देंगे, ज़रूरी ही ज़रूरी। अब चाहे आप 1 करोड़ कमाओ, 1 लाख कमाओ,
आपको उसी के हिसाब से आपको उसका 2% देना पड़ेगा। ये होता है कांस्टेंट पे आउट रेशियो। तीसरा आ गया रेजिडुअल डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड आर पेड आफ्टर फाइनेंसिंग ऑन ऑल इन्वेस्टमेंट नीड्स। सबसे पहले हम सारी चीज़ें पूरी करते हैं और लास्ट में क्या देते हैं, डिविडेंड। यानी पहले इन्वेस्टमेंट कर दी, अपना कर्जा पे कर दिया, उसके बाद जो भी पैसा बचा उसको कहाँ बांट दिया, अपने शेयर होल्डर्स के अंदर। ठीक है, तो वो क्या हो गया, हमारा रेजिडुअल डिविडेंड पॉलिसी हो गई। आई होप आपको तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी, स्टेबल, कांस्टेंट और रेजिडुअल। स्टेबल के अंदर एक पेमेंट डिसाइड कर लेते हैं, वही पे करते रहनी है। कांस्टेंट के अंदर एक परसेंटेज डिसाइड होती है प्रॉफिट के हिसाब से, वो आपको देनी पड़ती है। और रेजिडुअल के अंदर पहले सारी चीज़ें होती हैं और उसके बाद डिविडेंड दिया जाता है। फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। अब डिविडेंड डिसीजन के लिए फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी। अगर आपकी कंपनी ने प्रॉफिट अच्छा कमाया तो आप अच्छे डिविडेंड दोगे, अगर अच्छा प्रॉफिट नहीं कमाया तो अच्छे डिविडेंड नहीं दोगे, जो एज डिसाइडेड इन कांस्टेंट पे आउट रेशियो पड़ा था ना ऊपर। ठीक है, दूसरा हो गया स्टेबिलिटी ऑफ फंडिंग। अगर आप स्टेबल हो अपनी अर्निंग के अंदर कि हर साल ठीक ढंग का प्रॉफिट कमा सकते हो तो आप डिविडेंड अच्छा दोगे, वरना नहीं दोगे, सीधी सीधी सी बात है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के अंदर क्या गया, एक्सपेंशन प्लान रिक्वायर रिटेनिंग मोर अर्निंग। क्या नाम है, अगर आपको कंपनी को बढ़ाना है, ठीक है ना, तो आपको क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग चाहिए। ठीक है, और कैश फ्लो पोजीशन, कंपनी विद लिक्विडिटी इशू पे फ्यूअर डिविडेंड। और जो कंपनी लिक्विड फॉर्म में होते हैं ना, जिसके अंदर लिक्विडिटी होती है, वो डिविडेंड कम पे करते हैं। और लीगल कंसिडरेशन, लॉ में रेस्ट्रिक्ट डिविडेंड पे आउट। कहीं कहीं पर लॉ जो है अड़ जाता है अपना डिविडेंड पे आउट के लिए, कि मतलब कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ लॉ को हमें ऊपर रखना पड़ता है और डिविडेंड पे आउट को बाद में रखना पड़ता है। आई होप आपको ये तीनों डिसीजन समझ में आ गए होंगे। सबसे पहला था, लास्ट में था डिविडेंड डिसीजन, उसके बाद था फाइनेंसिंग, उसके बाद था इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन। अब देखते हैं क्या है उसके आगे आता है कैपिटल स्ट्रक्चर एंड इट्स फैक्टर। की कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है और उसके फैक्टर क्या क्या हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर समझते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर रिफर टू द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग बिजनेस एक्टिविटी। हमने कैपिटल रेस करी अपने बिजनेस की, थोड़ा पैसा डेट का था, थोड़ा पैसा इक्विटी का था, यानी थोड़ा पैसा उधार का था और थोड़ा पैसा शेयर होल्डर्स को देके। मान लो कि उधार का था हमारा 40 लाख और इक्विटी थी हमारे पास 60 लाख। ठीक है ना, तो इसका आपका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, 4:6। अगर कट करके करें तो ये होगा आपका 2:3 का कैपिटल स्ट्रक्चर होगा आपका। कि 2% क्या है आपके, 2 क्या है डेट है और इक्विटी क्या है 3 है। 2:3 क्या है इसकी, डेट एंड इक्विटी। डेट एंड इक्विटी रेशियो आपने अकाउंटेंसी के अंदर भी पढ़ा होगा। तो कितने डेट है और कितनी इक्विटी है, ये कंपनी का क्या कहलाया जाता है, कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर की क्या क्या चीज़ें कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करती हैं। सबसे पहले आता है आपका कैश फ्लो पोजीशन। अ कंपनी विद हाई कैश रिजर्व कैन अफोर्ड मोर डेट। जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो और ज़्यादा उधार ले सकता है, क्योंकि वो उसको पता है उस कंपनी को कि मैं चुका दूंगा। ठीक है ना, और जिसके पास नहीं है तो उसको उधार लेने से पहले सोचना पड़ेगा। तो यही था आपका क्या, कैश फ्लो पोजीशन। दूसरा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, आईसीआर क्या होता है, मेजर द फर्म एबिलिटी टू पे इंटरेस्ट ऑन इट्स डेट। और उधार तो ले लिया, मगर उधार जितना लिया उतना तो चुकाना नहीं पड़ेगा ना, उसके साथ साथ क्या चुकाना पड़ेगा आपको, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप उधार भी ले लें, फिर जब उधार चुका है तो उसके ऊपर डेट पर क्या नाम है, इंटरेस्ट भी पे करें। ये चीज़ें आपकी क्या कहलाई जाती है, इसको नापना, मेजर करना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कहलाया जाता है, आईसीआर। कॉस्ट ऑफ डेट वर्सेस इक्विटी, थर्ड आता है क्या, कॉस्ट ऑफ डेट वर्सेस इक्विटी। डेट फाइनेंसिंग इज चीपर बट रिस्कियर देन इक्विटी। डेट फाइनेंसिंग क्या है, सस्ती तो होती है मगर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। उधार आप ले लोगे मगर रिस्क ज़्यादा होगा। इक्विटी के अंदर आपको क्या नाम है, चीपर तो नहीं होता बट इसके अंदर रिस्क भी कम होता है। फोर्थ आता है आपका बिजनेस रिस्क। कंपनी इन स्टेबल इंडस्ट्रीज कैन अफोर्ड मोर डेट। वही कि जो मतलब हमने ऊपर देख लिया था कैश फ्लो पोजीशन में, जिसके अंदर कैश रिजर्व अच्छे हैं वो अच्छा उधार भी ले सकती हैं। और ऐसे ही यहाँ पर आ गया कि क्या नाम है, कंपनी जो स्टेबल इंडस्ट्रीज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा डेट अफोर्ड कर सकती हैं। ठीक है, फिफ्थ आ गया स्टॉक मार्केट कंडीशन। स्ट्रॉन्ग स्टॉक मार्केट मेक्स सिक्योरिटी फाइनेंसिंग मोर अट्रैक्टिव।
एक स्ट्रॉन्ग मार्केट जो है वो इक्विटी फाइनेंसिंग को क्या करती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। अगर शेयर मार्केट बूम पर है तो इक्विटी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर शेयर मार्केट अपने रिसेशन पर है, डाउनफॉल पर है, तो उस टाइम पर डेट इज़ गुड। ठीक है। टैक्स बेनिफिट ऑफ डेट, क्या नाम है, इंटरेस्ट ऑन डेट इस चेक से डिडक्टिबल मेकिंग इट प्रेफर्ड चॉइस, यानी आपको डेट पर इतना ज़्यादा टैक्स नहीं देना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू इक्विटी। ठीक है। तो इस वजह से लोग एक तरीके से डेट यानी कर्जा लेना भी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सेवंथ आ गया आपका फ्लेक्सिबिलिटी इन कैपिटल स्ट्रक्चर। कंपनी शुड मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी इन फंडिंग ऑप्शन। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। जल्दी जल्दी करते हैं इस चैप्टर को ख़त्म। 20 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब समझते हैं फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो फिक्स कैपिटल मैनेजमेंट किसे कहते हैं? फिक्स कैपिटल रिफर टू द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल एंड टेंजिबल एसेट, यानी कि फिक्स कैपिटल उसे बोलते हैं जो आपकी लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट होती हैं और जो आपके फिजिकल एंड इंटेंजिबल एसेट होते हैं उसको, उसी को हम क्या बोलते हैं, अपना फिक्स कैपिटल। और उनको मैनेज करने को क्या बोलेंगे हम? फिक्स कैपिटल मैनेजमेंट। आई होप ये समझ आ गया होगा आपके। फैक्टर क्या क्या अफेक्ट करते हैं हमारे फिक्स कैपिटल डिसीजन को? एक तो नेचर ऑफ बिजनेस, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री रिक्वायर मोर फिक्स कैपिटल। जिसके अंदर कैपिटल ज़्यादा होगी कंपनी के अंदर, उसके अंदर फिक्स कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। स्केल ऑफ ऑपरेशन, लार्ज बिजनेस नीड हायर फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जो बड़े बिजनेस हैं उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फिक्स कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। टेक्नोलॉजी यूज आता है आपका थर्ड पॉइंट, एडवांस टेक्नोलॉजी रिक्वायर सिग्निफिकेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर। जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर की ज़रूरत पड़ेगी। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, एक्सपेंडिंग कंपनीज नीड मोर फिक्स कैपिटल। अगर आपको कंपनी को ग्रो करना है तो फिक्स कैपिटल अपनी कंपनी के अंदर बढ़ाने पड़ेंगे। फिफ्थ, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, एक्सेस टू लॉन्ग टर्म लोन्स इन्फ्लुएंस फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अगर आपने लॉन्ग टर्म लोन्स ले रखे हैं तो आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी? और ज़्यादा फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सेवन्थ, अब इसके बाद आता है आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल बोलते हैं हमें जो आपके रोज़मर्रा की इन्वेस्टमेंट होती है, पैसे की ज़रूरत होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल रिफर टू द फंड, यानी पैसा नीडेड डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन, यानी रोज़मर्रा के बिजनेस ऑपरेशन के लिए जो पैसा ज़रूरी है वर्किंग कैपिटल कहलाया जाता है, और उसको मैनेज करना वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहलाया जाता है। अब फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल डिसीजन देखते हैं कि क्या होता है फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल डिसीजन। सबसे पहला बिजनेस साइकिल, ड्यूरिंग इकोनॉमिक बूम्स बिजनेस रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल। जब इकोनॉमिक बूम चल रहा है तो उस टाइम पर आपको वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत होती है, यानी जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो उस टाइम पर आपको वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऑपरेटिंग साइकिल आता है आपका सेकंड पॉइंट, कंपनीज विद लॉन्गर प्रोडक्शन साइकिल नीड हायर वर्किंग कैपिटल। जो कंपनी प्रोडक्शन का बहुत बड़ा जिनका वो है डिपार्टमेंट वगैरह, तो उनके लिए भी वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड आती है आपकी क्रेडिट पॉलिसी, ऑफरिंग इजी क्रेडिट टर्म टू कस्टमर इंक्रीज वर्किंग कैपिटल। अगर हम हमारी कंपनी की क्रेडिट टर्म्स हैं कि मतलब हम अपने कस्टमर्स को उधार दे देते हैं तो उसके लिए भी हमें वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। फोर्थ आता है आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट, हायर इन्वेंट्री लेवल रिक्वायर मोर फंड। जितनी ज़्यादा इन्वेंट्री होगी उतनी ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी, वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। लिक्विडिटी पोजीशन, कंपनी विद स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी रिक्वायर्ड लेस वर्किंग कैपिटल। जो कंपनी ज़्यादा लिक्विड होती हैं उनको क्या नाम है, वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत कम पड़ती है क्योंकि उनके पास पैसा ऑलरेडी होता है। ठीक है। अगर जब जिसके पास पैसा नहीं होता उसको वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब ये आपका लास्ट चीज़ है वर्किंग कैपिटल साइकिल। वर्किंग कैपिटल साइकिल किसे कहते हैं? द वर्किंग साइकिल कैपिटल रिप्रेजेंट द टाइम टेकन टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू कैश, यानी कि जब आप कच्चा माल खरीद के लाए और उसके बाद जितना भी आपने काम करा लास्ट तक जब तक आपके पास कैश नहीं आता उस पूरे टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल साइकिल। जैसे कि देख लेते हैं स्टेप। सबसे पहले परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, आपने खरीदा कच्चा माल लेकर आ गए। मान लो लकड़ी से आप कुछ बनाते हो, आप लेकर आ गए, आपने उसका प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। आप लकड़ी से मान लो बेड बनाते हो तो आपने बेड बनाने शुरू कर दिया। अब वो बनाते गए वो आपके वो बन गए, बनकर तैयार हो गए, फिनिश गुड बन गया, आपका बेड बनकर क्या हो गया? तैयार हो गया। अब आपने उसको क्या करा? इन्वेंटरी के अंदर डाल दिया। वैसा तो नहीं है ना कि बेड बनते ही बिक गया, आप उसको इन्वेंटरी में रखोगे। अब मान लो कि आपको एक बंदे को बेचना है, उसने बोला कि मैं कैसे खरीदूंगा? उधार पे खरीदूंगा, तो आपने क्रेडिट पे उसे सेल कर दिया। अब क्या हुआ? उसका आपने रिसीवेबल कलेक्शन में डाल दिया कि हाँ भाई इसका पैसा आना है, उसने 3 महीने बाद पैसा दे दिया, तो ये क्या हो गया? आपका कैश रिसीव्ड। मान लो आपने ये खरीदा था जनवरी में, फिर जनवरी में ही खरीद कर आपने
खरीद कर लाए अपना माल, फरवरी में आपका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, मान लो 3 महीना आपका प्रोडक्शन चला, फरवरी मार्च अप्रैल के अंदर आपका बन गया फिनिश गुड। अप्रैल में ही आपने इन्वेंट्री के अंदर इसे डाल दिया। अब मान लीजिए सारा माल बिकने में मई जून जुलाई अगस्त तक आपका सारा माल बिका। फिर आपने क्या करा, अगस्त के बाद अगस्त के अंदर ही आपने उसको रिसीवेबल कलेक्शन में डाल दिया, और उसने कब पैसे दिया, 3-4 महीने बाद, यानी नवंबर में उसने पैसा दिया, यानी आप माल लाए थे जनवरी को, नवंबर के अंदर आपको उसका पैसा मिला। तो ये पूरा टाइम पीरियड जनवरी से लेकर नवंबर का क्या कहलाया जाएगा, वर्किंग कैपिटल साइकिल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले चैप्टर नंबर 10 के साथ। और प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और उनसे भी सब्सक्राइब करने को बोलें, मेरी भी हेल्प होगी और मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।